तो काफ़ी दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, लेकिन देख रहा हूँ पर डे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर तो आ ही रहे हैं, तो चलिए कुछ वीडियो डाल देते हैं। बात करें तो थोड़ी सी नॉइस आपको मिलेगी, क्योंकि पास में ही एक ट्रैक्टर एजेंसी है, तो वहाँ पर दिन में ट्रैक्टर का काम होता रहता है, तो थोड़ी बहुत नॉइस आएगी, उसे इग्नोर करना। और हम पढ़ देंगे आज भारतीय कृषि। इसमें देखिए आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बस देखते रहें। तो भारतीय कृषि, तो यहाँ पे बात करें, भारत में 48.9% श्रम शक्ति, मतलब जो लोग काम करते हैं वो कृषि पर आधारित हैं। ठीक है, मतलब लगभग 50%, लगभग की बात कर रहा हूँ, मतलब 49% यहाँ पर कहा गया, लगभग 50%। ठीक। और भारत देश की राष्ट्रीय आय के विकास के लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब भारत का विकास, देश का विकास होना है ना, तो कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये भी है कि जो भारत की जो आय है उसका 14% जो आय होती है वो हमें कृषि से होती है। तो अगला पॉइंट दिया गया, भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय का लगभग 14% की सहायता मिलती है। ठीक है, 14% जो आय होती है वो कृषि से होती है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, भारत में दोनों ऊपर के 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगला है, प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी की फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो आरआरबी है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो किसकी, ये बैंकों की स्थापना की गई। आरआरबी जो बैंक है इसके अंतर्गत हमारी ग्रामीण बैंक आती हैं। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई हैं, जैसे आरआरबी की रीजनल रूरल बैंक, दूसरी है नाबार्ड की तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ही ये बैंकें काम करती हैं। अब हमारा पॉइंट आता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है उसे देख लेते हैं। बात करें इनके जनक की, तो अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो विश्व में तो डॉक्टर वोरलॉग माने जाते हैं, लेकिन हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो आप लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट पढ़ते हैं हरित क्रांति के। तो भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 मतलब 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी, तथा दूसरी हरित क्रांति चलाई गई थी 1983 में, मतलब 1983 में, जो कि चावल के लिए चलाई गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो भारत में कृषि के विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और सबसे पहले जो हरित क्रांति चलाई गई थी वो स्वामीनाथन के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, और वो कब हुई थी, 1967 में, और दूसरी हुई थी 1987 में। तो ये क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब प्रथम बार हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस किस पर पड़ा। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो गेहूं और चावल पर पड़ा, लेकिन जो गेहूं उत्पादन में था वो ज़्यादा कुछ चावल की तुलना में गेहूं उत्पादन कुछ ज़्यादा बढ़ा था। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की खेती पर पड़ा है, पर गेहूँ उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई, मतलब गेहूँ का उत्पादन कुछ ज़्यादा बढ़ा है। अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप कुछ भी कर रहे हो तो ये 2 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ये सेकंड वाला, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वोरलॉग, और भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई क्रांतियाँ हैं, उन्हें भी पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर इनको रट लेते ना तो आपको काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुछ क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न, मतलब ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। दूसरा श्वेत क्रांति क्या है, दूध मतलब हर चीज़, मतलब क्रांति का मतलब ये कुछ ऐसा कर देना एकदम उसमें एकदम बहुत परिवर्तन आ जा पाएगा एकदम, उसके लिए मतलब समझ गए होंगे क्रांति। ठीक, कुल मिला के यही है। तो श्वेत क्रांति हो जाती है दुग्ध मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नीली क्रांति है ये मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पीली क्रांति है तिलहन जानते होंगे, तिलहन के उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति है जूट और फल के उत्पादन के लिए। गोल्ड क्रांति है आलू उत्पादन के लिए। वैसे ही आती है एक, इसमें तो इतने नाम दिए गए, एक मैं आप लोगों को और देता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको कमेंट में बताना है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप कमेंट में जल्दी से बता दें कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। अब हम कुछ राज्य पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कौन सी वहाँ पर क्या किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है वो समझेंगे। आप पर आपको मैप में लोकेशन दिख जाएगी, जिससे आपको राज्यों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी बड़ा स्थान दिखा दिया जम्मू कश्मीर का। ठीक है,
यहाँ पर लद्दाख लद्दाख काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केसर का। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि केसर होता क्या है, केसर क्या होता है, कहाँ कैसे बनता है, कैसे इसकी खेती, मतलब ये होती क्या चीज़ है केसर। बहुत महंगी आती है भाई साहब, ये पूजा के लोग पूजा में यूज़ करते हैं, बहुत से लोग खाने में यूज़ करते हैं। तो भाई ये नहीं बताऊँगा क्या होता है, दरअसल आप लोगों को ये भी नहीं बताना है। चलिए अब हम अपने यूपी की बात करें। यूपी हमारा वर्ल्ड फेमस है, मतलब उत्तर प्रदेश, और हम भी यहीं के निवासी हैं। तो यूपी में किस चीज़ों का उत्पादन होता है, तो भाई जो ये आलू उत्पादन जिस यूपी के जिस शहर में सबसे ज़्यादा होता है उस शहर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुख्य रूप से तो यहाँ पे यूपी में गेहूँ का उत्पादन होता है, उसके बाद गन्ना का होता है, उसके बाद में दूध उत्पादन होता है, फिर होता है आलू। तो बहुत खास खास चीज़ों का उत्पादन हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है जूट का और चावल का, ठीक है। तो IR20 चावल सबसे अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है, ठीक है। ये जो चावल का उत्पादन होता है वो IR20 सबसे अधिक उत्पादन होता है उसका। उसके बाद करें, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा मापने का यंत्र पता है कौन सा होता है, उसे भी कमेंट बॉक्स में कर देना। अगला है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्यान्न पदार्थों की तुलना में। मतलब बात करें और जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उनकी तुलना में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का ही होता है। अब हम बात करेंगे चाय की। तो भाई चाय तो सभी को पता है, बच्चा बता देगा कि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है। उसके बाद बात करें दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। तो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। दक्षिण मतलब यही वाला हिस्सा दक्षिण का होता है। बहुत से लोगों को भी मैप में यही नहीं पता होगा पूरब कौन सा, पश्चिम कौन सा, उत्तर कौन सा, दक्षिण कौन सा। तो ये पूरब है ईस्ट, ये है पश्चिम, उसके बाद में ये है उत्तर और ये है दक्षिण। सबसे नीचे जो हिस्सा दिखाई पड़ता है वो दक्षिण का होता है। उसके बाद करें मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और दालों का उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। उसके बाद बात करें गुजरात। तो भाई मोदी जी के गढ़ में होता है कपास का और मूंगफली का। अगला बात करें महाराष्ट्र। तो भाई महाराष्ट्र सबसे महंगा राज्य है। जैसे प्याज, अरहर, आम, अंगूर, ये सारा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद करें कॉफ़ी। तो कॉफ़ी, सनफ्लावर और रेशम, सूरजमुखी, रेशम और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा नाटक में होता है, कर्नाटक, चरकुला, ठीक है। उसके बाद करें रबड़ का। तो केरल में प्राकृतिक रबड़, गरम मसाले, काजू, नारियल। भाई साहब ये नारियल का उत्पादन होता है क्योंकि ये समुद्र से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद करें हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में हल्दी, तंबाकू और मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और नकदी जायद, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे कि रबी, खरीफ और जायद होता है, यहाँ पे तो लिखा है रबी, खरीफ और नकदी फसलें। तो भाई रबी याद करने का तरीका क्या है, देखो अक्टूबर और रबी, ठीक है। अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इनमें आता है गेहूँ, सरसों, चना, मटर। भैया देखो इनकी अगर ट्रिक चाहिए हो तो बता देना, मैं ट्रिक बता दूंगा। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने 50 बार याद की होंगी और 100 बार भूल चुके होंगे। अगर बात करें खरीफ। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। उसके बाद करें नकदी। तो नकदी फसलें कौन कौन सी है, तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, बहुत जल्द आते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।